हेलो एवरीवन, नमस्कार व्यूअर्स। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है यशवंत पोद्दार और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ये वीडियो बेरोज़गारी और देश की खुशहाली इन सब चीज़ों पे ही रहेगी। तो मैं इन सब चीज़ों पे कुछ बात करना चाहता हूँ, तो कृपया करके ये वीडियो को स्किप ना करें और धन्यवाद। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं देश में बेरोज़गारी कैसे ख़त्म होगी, किस तरह से देश में खुशहाली आएगी, किस तरह से नौकरियों का सृजन होगा और किस तरह से देश की जो संचित निधि है, देश की विदेशी मुद्रा भंडार है, किस तरह से बढ़ेगा, देश की जीडीपी किस तरह से बढ़ेगी और देश किस तरह से एक अभी जो देश डेवलपिंग स्टेट में है, मतलब विकासशील देश है, ये किस तरह से एक बहुत कुछ ही 5 से 10 सालों में 10-20 सालों में देश किस तरह से एक एडवांस्ड कंट्री हो सकता है, एक फुली डेवलप्ड कंट्री हो सकता है। तो मैं चलिए आगे फिर बात करते हैं और क्या किया जाए इसके बारे में। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक परिवार होता है, एक परिवार में खुशियाँ कैसे आती हैं जब उस परिवार में मान लीजिए उस परिवार में 6 लोग, कम से कम उस परिवार का एक लोग का भी सही जॉब हो तो वो परिवार मोटा मोटी एक नॉर्मल लाइफ जीती है, ठीक से गुजर बसर होता है। लेकिन अगर मान लीजिए इस बढ़ती आबादी में ऐसे बेरोज़गारी की समस्या में अगर 5-6 लोगों का परिवार है और जो मेन कमाने वाला है उसका अगर जॉब चला जाता है और फिर उसके बाद जॉब मिलने में दिक्कत होती है या छोटा मोटा जॉब होता है, ज़रूरत होती है कितना कि उसे सैलरी उतनी की नहीं मिल पाती है, तो एक कहीं ना कहीं ज़िंदगी गरीबी में ही चलती रहती है। तो इन सब का ये सब जो प्रॉब्लम है इसका समाधान ज़रूरी है इस टाइम में। फ़िलहाल देश में करीब बेरोज़गार लोगों की संख्या 5.5 करोड़ के आसपास है और रोज़गार कुछ खास जनरेट नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट जो वैकेंसी ला रही है वो वैकेंसी मुश्किल से 4 लाख 5 लाख साल की होगी। इस साल में 4 लाख 5 लाख वैकेंसी आ रही है और लेकिन रोज़गार जो चाहिए वो लोगों को चाहिए साल में एटलीस्ट 80 लाख से 1 करोड़ रोज़गार चाहिए हर साल देश में। तो अगर इतनी कम वैकेंसी रहेगी तो देश की समस्या, बेरोज़गारी की समस्या, एक परिवार में खुशहाली कैसे आएगी। देश लोगों से बनता है, परिवारों से बनता है। अगर परिवार खुशहाल नहीं रहेगा देश खुशहाल बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ज़रूरत है, तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी और इसको रिज़ॉल्व हर हाल में किया जाना चाहिए। तो सरकार तो अपने तरफ से बहुत कदम उठा रही है, बिल्कुल इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अगर देश की जनता पूरी तरह सरकार पे निर्भर हो जाए तो सरकार तो खुद से सरकारी जितनी भी जॉब है उसमें हार्डली वो क्या कर सकती है कि गवर्नमेंट चाहे तो रिटायरमेंट 60-62 में हो रही है तो उसको 55 कर सकती है, तो कुछ रोज़गार और जल्दी जनरेट हो जाएगा। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा तत्काल में 10-20 लाख ही रोज़गार पैदा होंगे। लेकिन ज़रूरत तो है 80 लाख से करोड़ों रोज़गार की ज़रूरत है। फ़िलहाल तत्काल भारत में 3.5 करोड़ रोज़गार की आवश्यकता है, मतलब कुछ सालों में, और हर साल तो 80 लाख से 1 करोड़ रोज़गार की आवश्यकता
है अभी जो कंडीशन है। तो सरकार को मैं बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि ये बेरोज़गारी कम हो। देखिए पूरा तो ख़त्म नहीं हो सकता है, बेरोज़गारी कुछ ना कुछ रहेगी ही, लेकिन इसको अगर 80% 90% इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो देश खुशहाल बिल्कुल हो सकता है। अगर 70-80% भी हो जाती है ना तो स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी और आने वाले कुछ सालों में 10-20 सालों में जनसंख्या कम होता चला जाएगा। मतलब पूरा तो कम नहीं होगा, लेकिन हाँ जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी। तो अगर जनसंख्या बढ़ना बंद हो जाएगी तो बेरोज़गारी का जो ये समस्या है ना ये कम हो जाएगा। तो मतलब एक तरह से भविष्य को सुधारने के लिए ना वर्तमान सुधारना पड़ता है, वर्तमान से ही भविष्य बनता है। तो सरकार को भी कुछ ऐसे कदम, अब सरकार बोलती है, बिल्कुल सही बोलती है कि लोगों को रोज़गार लेने वाला नहीं रोज़गार देने वाला चाहिए। तो सरकार तो अपने तरफ से जैसे कि कदम उठा रही है, जैसे कि मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया की जगह भारत आत्मनिर्भर बिल्कुल बन सकता है। सरकार का ये जो कदम है, ये जो पहल है, बहुत सराहनीय है, बहुत बेहतरीन कदम सरकार द्वारा ये उठाया गया है। इसके लिए सलाम है, बहुत अच्छी उनकी सोच। लेकिन जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, क्या मेक इन इंडिया उस स्तर पे हो पा रहा है जिस स्तर पे अभी ज़रूरत है देश को, जिस स्तर पे चाहिए देश को? एक बेहतरीन स्टार्टअप, एक लोगों की इंटेलेक्चुअल को परखना, उन्हें अडॉप्ट करना। तो सरकार का वो बेहतरीन सर्वे अभी तक नहीं दिख रही है, जिसके वजह से ये भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। तो अगर सरकार मेक इन इंडिया को एक बेहतरीन ढंग से अगर रन करती है ना तो ये बहुत बड़ा कदम होगा बेरोज़गारी को ख़त्म करने में, और देश तो इससे आत्मनिर्भर बहुत बढ़िया बनेगा। जो देश आत्मनिर्भर होता है ना वो देश बहुत मजबूत, बहुत सशक्त और बिल्कुल रिच कंट्री होता है, बहुत वैल्यू होती है उस देश की दुनिया में। तो मेक इन इंडिया बहुत बड़ा कदम है और बहुत ज़रूरी भी है देश के लिए। तो सरकार इसमें लगी हुई है। इसके साथ साथ सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ अलग से, इतनी बड़ी आबादी, इतनी बड़ी बेरोज़गारी देश में है, तो सरकार को सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत ही नहीं, इसके अलावा अलग से कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसमें इस देश की मैक्सिमम आबादी जो है ना उसे, इस देश की मैक्सिमम आबादी को एक रोज़गार मिल सके, कहीं ना कहीं उन्हें एक रास्ता दिखाना चाहिए जिससे वो रोज़गार पैदा कर सके। तो वो जो रास्ता है ना, वो रास्ता दिखाने के लिए सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जो कि बिल्कुल बेरोज़गार आबादी की हक़ में हो, उनके परिवार के हक़ में हो। जैसे कि मान लीजिए देश में लाखों, 1 लाख 2 लाख करीब देश में MBA किए हुए बेरोज़गार लोग भी हैं। तो क्या इन लोगों से एक आम लोगों को, इन लोगों के द्वारा जो बेरोज़गार है अभी MBA किए हुए लोग, ये लोग क्या है ना, एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग इन लोग को मिलती है। एक बिज़नेस कैसे स्टेबलाइज किया जाता है, बिज़नेस को कैसे रन किया जाता है, मैनेज कैसे किया जाता है। तो सरकार को क्या चाहिए, इन लोगों के मदद से ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बेरोज़गार लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे कि वो खुद का रोज़गार डेवलप करने में सक्षम हो। एक उनके अंदर एक चाहत पैदा हो जानी चाहिए कि हाँ, एक रोज़गार अगर इंसान चाहे, लोग चाहे
तो रोज़गार पैदा कर सकता है और देश में और उससे पैसा कमाया जा सकता है और परिवार भी खुशहाल रहेगा और परिवार खुशहाल हुआ तो देश खुशहाल होगा। तो इस तरह से इसके अलावा देश में जैसे देश में सभी देश में करप्शन होती है, बट भारत में भी बहुत करप्शन है। तो सरकार क्या चाहिए, उन सब जगह में जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होता है, वो चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो या ऐसी कोई भी संस्था हो जहाँ पे करप्शन होने का चांस है, वहाँ सरकार को क्या करना है, सीसीटीवी हर जगह सीसीटीवी से लैस कर देना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, एक सेंट्रलाइज सीसीटीवी सर्विलेंस बॉडी का स्थापना करना चाहिए और पूरे देश में इसको जो है एक सेंट्रलाइज सीसीटीवी सर्विलेंस सेवा को पूरे देश में लागू करना चाहिए और सभी जगह में सीसीटीवी से लैस कर देना चाहिए। अब ये जो बॉडी बनती है तो इस बॉडी के बनने से देश में रोज़गार भी पैदा होंगे और भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। मान लीजिए तो करोड़ों लोगों को इससे रोज़गार मिल सकता है। जैसे कॉल सेंटर खुलता है, कितने लोगों को रोज़गार मिलती है, कॉल सेंटर में हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलती है। तो अगर पूरे नेशन में, पूरे राष्ट्र में अगर एक सीसीटीवी सर्विलेंस सेवा अगर खोली जाए, सेंट्रलाइज बॉडी, तो उसको सर्विलेंस करने के लिए एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होगी। तो वो एज ए एग्जीक्यूटिव उन्हें एग्जीक्यूटिव का एम्प्लॉयमेंट करो, ये करोड़ों लोगों को रोज़गार मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें सरकार को करनी चाहिए और फिर तो रोज़गार अगर मिलेगी, इस रोज़गार मिलने से लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या है, उस पैसे को खर्च करेंगे, जिसका कुछ हिस्सा जीएसटी के रूप में भारत सरकार को भी जाएगी। तो सरकार भी सशक्त होगा, लोगों के पास पैसा आने से लोगों का परिवार सुख होगा और देश में खुशहाली आएगी। और जो बेरोज़गारी के वजह से जो देश में आए दिन सुनते हैं, चोरी, छिनतई, बैंक रॉबरी, साइबर क्राइम, इस तरह के जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं ना बेरोज़गारी के वजह से, वो सब क्राइम तो बहुत कम हो जाएगा। और किसी देश में क्राइम कम होने का मतलब समझते हैं, बहुत बेहतरीन एक प्रतिष्ठित देश वो हो जाता है। तो एक बेरोज़गारी कितनी चीज़ों को जन्म दे रही है। तो क्या इसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत नहीं है? बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, बहुत हद तक ख़त्म करने का ज़रूरत है। और देश के जनता को भी अपने तरफ से प्रयास करना चाहिए कि वो जितना हो सके दूसरों के लिए, खुद के लिए, अगर वो सक्षम है, वो उतना पढ़े लिखे हैं, अगर वो बिजनेस घराने से है, तो दूसरों लोगों को भी बिजनेस की ट्रेनिंग देनी चाहिए। भारत में अभी कुछ एक्स्ट्रा रोज़गार भी जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि लाखों भारतीय आज यूट्यूब से कमा रहे हैं, यूट्यूबर बन के। तो ये भी एक एक्स्ट्रा रोज़गार हुआ। और जैसे कि देश में ये जो MLM कंपनीज है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इस सब में लाखों लोग अभी जुड़े हुए हैं। और यहाँ जुड़ने के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोग को ज़रूरत रहती है लोगों को जोड़ने का, और बहुत आसानी से इससे जुड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर भी काम किया जा सकता है। बहुत लोगों ने इस जगह में भी काम करके अपनी ज़िंदगी बदली है, बशर्ते कि आपको मेहनत देना पड़ेगा। हर जगह आप जहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं, वो जगह पैसा हर जगह होता है, बस वहाँ पे उस लेवल का आपको मेहनत करने का ज़रूरत है। आप उस हिसाब से जितना मेहनत ज़रूरी है
एक अच्छा इनकम के लिए जो एफ़र्ट चाहिए वो एफ़र्ट तो देना ही पड़ेगा। कहीं भी आसानी से पैसा नहीं आता है, तो लोगों को ये बात भी समझना पड़ेगा, खुद के तरफ से एक एफ़र्ट देना ही पड़ेगा। तो व्यूअर्स, फ़िलहाल हमारे देश में जो भारत सरकार के पास जो पैसा आता है, जो खाते में, जो भारत सरकार के खाते में पैसा आती है, आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा किस क्षेत्र से आता है? भारत का किस क्षेत्र से आता है? इनकम टैक्स से आता है कि कॉर्पोरेट टैक्स से आता है कि एक्साइज ड्यूटी से आता है कि सीमा शुल्क? तो मैं बता दूं, भारत सरकार के खाते में सबसे ज़्यादा पैसा कर्ज से आता है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा जो पैसा जो कलेक्शन होता है वो, उसमें जो है ना 35% हिस्सा कर्ज लिया हुआ पैसा का होता है। और उस पैसे से जो है देश में सभी चीज़ें चलती है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उस पैसे को लगाया जाता है और इस तरह से काम होती है। तो ये तो हो गया आने का बात। पैसा आया है तो पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा? तो आया तो सबसे ज़्यादा कर्ज से है, लेकिन आपको पता है, जिनको पता है उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये पैसे जो जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा जो भारत सरकार के खाते से जाता है वो भी सबसे ज़्यादा ब्याज की अदायगी में ही जाती है। जहाँ से कर्ज लिया जाता है ना, विदेश से या कहीं से भी कर्ज लिया जाता है, तो उसकी ब्याज की अदायगी में ही सबसे ज़्यादा। और ये पैसा है 20% कुल खर्च का, भारत सरकार कुल खर्च का 20% पैसा ब्याज अदायगी में जाती है। और इसके बाद बाकी जो इसके बाद नंबर जाता है वो स्टेट। 17% स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कुल खर्च का 17% स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट, सारे स्टेट्स, भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसके बाद और भी खर्च है, तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से हिसाब किताब चलता है। देश में अगर इतना ज़्यादा कर्ज लिया जाता है हर साल, तो ज़रूरत नहीं है देश को एक अच्छा खासा देश में पैसा आए, देश की जो इकोनॉमी हो बूस्ट हो, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो देश की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत होगी ना जब यहाँ की जीडीपी स्ट्रांग होगी। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश के अंदर जितनी भी रोज़गार हो रही है, जितनी भी बिजनेस हो रही है, इस बिजनेस से जो वैल्यू आ रही है देश में, जितना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब बिजनेस का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू को कहते हैं। तो जीडीपी बढ़ना ज़रूरी है। और अगर लोगों के पास रोज़गार होगा तो क्या होगा? इनकम टैक्स बढ़ेगा देश में, भारत सरकार को इनकम टैक्स ज़्यादा मिलेगा, कॉरपोरेट टैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान बनेगी, कमर्शियल बॉडीज़ बनेगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन और ज़्यादा होगा। चाहे किसी भी चीज़ का हो इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे वो मैकेनिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो एजुकेशन में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन का ही एक वाइड फॉर्म हो देश में एक। और भारत में ये बहुत मुश्किल बात नहीं है, जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी, वहाँ पे स्टेबलाइजमेंट बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आबादी ही तो किसी बिजनेस को चलाती है ना। कंज्यूमर जहाँ जितना ज़्यादा आज विदेशी कंपनी भारत में क्यों इतना इन्वेस्ट करना चाहती है? तो उन्हें पता है भारत की आबादी कितनी है, यहाँ कोई भी बिजनेस किया जाए तो बहुत आसानी से रन करेगा। तो ये फॉरेन देश के बिजनेसमैन लोग को बहुत अट्रैक्ट करती है। तो वो लोग भारत में आके इतना अच्छा बिजनेस कर जाते हैं और पैसे कमा करके अपने देश में ले जाते हैं। तो वो काम इंडियन लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? करने की ज़रूरत है। अब देश में यही सब करने की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं हो पाया है।
वैसे भी देश में ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, तो भारत इसकी ओर कदम बढ़ा रही है, आत्मनिर्भर की ओर बिल्कुल बढ़ा रही है। ज़रूरत इसको थोड़ी सी और स्पीड करने की, और जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। अब देश में जैसे पैसा की इतना ज़्यादा कर्ज लिया जाता है, भारत सरकार को करना ये चाहिए कि हर वो छोटे मोटे व्यापारी, जैसे ठेला वाले, रोड के छोटे मोटे राशन दुकान, हर वो व्यापारी, छोटे मोटे दुकानदार जो ब्याज, उनकी कमाई उस लेवल की नहीं है कि वो इनकम टैक्स भर सके। तो भारत सरकार को क्या चाहिए कि एक सेस के रूप में उनसे उनकी कमाई का 1% हिस्सा लेना चाहिए। मान लीजिए वो 10,000 कमा रहे ना, तो उसका 1% महीने का, अगर 10,000 ही अगर कमा रहे कोई छोटे मोटे दुकानदार, तो उस 10,000 का 1% 100 रुपया होता है। महीना का अगर 10,000 कमा रहे तो उसका 1% 100 रुपया। तो अगर उन्हें कहा जाए, अगर भारत निर्माण में सेस के रूप में अगर 1% 100 रुपये के रूप में अगर दे, तो बिल्कुल ना नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर देश के लिए मात्र महीना का 100 रुपया से अगर देश की भलाई होती है, देश में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ना, कुछ लोग ना कहेंगे, उसका अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग, करोड़ों लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। तो कितना सारा पैसा देश को जाएगा, तो भारत देश को आएगा, जिससे कि देश की इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगी, देश में और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। वो सभी ज़रूरत, जैसे एजुकेशन पे और ज़्यादा अगर खर्च करना हो, डिफेंस में और ज़्यादा, डिफेंस को मजबूत कर, इन सब के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से कुछ जगहों से जो आसानी से लिया जा सकता है, पैसा को एकत्रित किया जा सकता है, तो सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये सब बातें सही है, ऐसा देश में होना चाहिए, मेरी बातें अगर अच्छी लगी, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके उसे ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं जब जब वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप चाहते हैं मैं और भी दूसरी चीज़ों पे वीडियो बनाऊं, दूसरी टॉपिकों पे जो देश के हित के लिए ठीक है, ऐसा चर्चा होना चाहिए, इस टॉपिक पे बात उठनी चाहिए, तो आप उसको कमेंट में भी बता सकते हैं मुझे। और अपने अगर वीडियो बिल्कुल अगर आपके काम की चीज़ है, आपको अच्छी लगी कि हाँ, मैं कुछ काम की बातें अगर मैंने बोला हूँ, तो आप इसको अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स में इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।